चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रेजेंट है बुक के अंदर और मार्क हुए हुए हैं। लेकिन स्टिल बता देना अगर उसमें कोई मसला है तो आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 14 to 15 क्वेश्चंस हैं। इन सब के आंसर्स करेंगे अच्छे तरीके से और मैं उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस आंसर का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आज क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है उसको वो हमें ह्यूमंस को क्या फ़ायदा देना चाहती है या उसका बुनियादी तसव्वुर क्या है, उसका बुनियादी मकसद क्या है। ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो इसलिए बनाया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो एक तो इंसान की तरह सोचे। ठीक है, किस की मदद से इंसान की तरह सोचेगा, जब वो एआई को यूज़ करेगा। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को इस तरह बनाया जा रहा है कि वो सोचे बिल्कुल इंसान की तरह। और कैसे होगा ये मुमकिन, जब वो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाएगी। मिसाल के तौर पे वॉइस असिस्टेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं गूगल की, एक एग्जांपल हो गई। आईफोन में सिरी यूज़ करते हो, बाकी जो विंडोज़ का मोबाइल होता है उसमें कॉपी लॉट वगैरह यूज़ करते हो। तो ये सारे के सारे जो है ये हमारी बात को समझते भी हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये फिफ्थ जनरेशन का बेसिकली मकसद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का जो फ़र्क है वो बताएं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वॉलेटाइल की, तो वॉलेटाइल का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो अपना सारा डेटा जो है लूज़ कर जाता है। ठीक है, सारा का सारा डेटा क्या कर देता है, लूज़ कर जाता है। जब भी हम उसको ऑफ करते हैं यानी कि शट डाउन जब भी करते हैं, तो उसके अंदर डेटा जो होता है वो सारे का सारा रैम में से निकल जाता है। और इसकी कॉमन एग्जांपल है भी कौन सी, रैम ही है। जब हम वॉलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो इसकी कॉमन एग्जांपल है रैम। उसके बाद नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात देख लो। इसमें क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को शट डाउन भी करते हो तो अपना डेटा जो है ये संभाल के रखता है, कीप्स डेटा। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो हार्ड डिस्क है, आपके ड्राइवर्स है, आपकी यूएसबी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि मेमोरी हायरार्की का सिंपल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाओ। मेमोरी हायरार्की की सिंपल डायग्राम जो है ड्रॉ करके दिखाओ। मतलब उसकी कि जो मेमोरी की दर्जाबंदी है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ये मेमोरी है। ठीक है, एक इसका ये स्टेप आ रहा है, फिर एक ये स्टेप आ रहा है, एक ये स्टेप आ रहा है, कि किस तरीके से मेमोरी के अंदर जो है वो फास्टेस्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। ऑब्वियसली सबसे पहले जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है दैट आर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बाद कैश होती है, कैश के बाद रैम होती है, फिर हार्ड डिस्क की टर्न आती है, हार्ड डिस्क के बाद सीडी और डीवीडी होती है, और दैट वन इज़ द स्लोएस्ट रैम मेमोरी सिस्टम विच हैज़ बीन टेकन टुडे। अगर क्योंकि ये तो आजकल कोई यूज़ ही नहीं करता ना, लेकिन हमने क्योंकि मेमोरी हायरार्की की एक दर्जाबंदी करनी है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो है ये सबसे स्लोएस्ट होगी और रजिस्टर्स और कैश जो है वो सबसे फास्टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर उसने हमसे पूछा वाई इज़ वर्ड साइज इम्पॉर्टेंट इन प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर जो वर्ड साइज़ है उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, देखो प्रोसेसर ये बताता है कि प्रोसेसर एक वक्त में कितना डेटा को संभाल सकता है। मतलब जो इसमें हमें ये बताया जाता है कि कितना डेटा जो है वो प्रोसेसर जो है वो संभाल सकता है एक वक्त में। ठीक है, वर्ड साइज़ क्या करता है, हमें ये बताता है कि प्रोसेसर कितना डेटा जो है वो एक वक्त में संभाल सकता है। मिसाल के तौर पे 64 बिट प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा काम करेगा तेज़ी से बनस्बत 32 बिट कंप्यूटर के। क्यों? क्योंकि 64 बिट के अंदर जो वर्ड साइज़ है वो ज़्यादा है, एज यू कैन सी। ठीक है, और 32 बिट में जो वर्ड साइज़ है वो छोटा है। तो कौन बेहतर काम करेगा, ये वाला प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को एक दफ़ा ऊपर से रीड भी कर लो कि इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ कस्टम कंप्यूटर
फॉर अ फ्रेंड, आप अपने दोस्त के लिए एक कंप्यूटर बना रहे हो. गिव 3 कंसिडरेशन यू वुड टेक इनटू अकाउंट दिस कंप्यूटर. कौन सी 3 बातों का आप ख्याल रखोगे वो कंप्यूटर बनाने के लिए. ठीक है, आप दोस्त के लिए कंप्यूटर बना रहे हो तो कौन सी 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखोगे. जब आप कंप्यूटर बना रहे हो तो 3 चीज़ों का जो ख्याल रखना है वो क्या है. सबसे पहली बात कि आया ये कंप्यूटर इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है. जिसके लिए आप कंप्यूटर बना रहे हो उसने गेमिंग के लिए इस्तेमाल करना है, पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है, कि ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके मुताबिक कंप्यूटर बनता है. फिर कितने पैसे जो है वो बंदा जो है वो अदा कर सकता है कंप्यूटर के, क्योंकि कुछ पार्ट्स बहुत महंगे हैं, कुछ पार्ट्स सस्ते हैं. सो इस वजह से ये भी सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट है. फिर विल ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर, क्या जो तुम पार्ट लगा रहे हो क्या वो एक साथ काम भी करेंगे कि नहीं. अगर तुम्हारा बोर्ड जो है वो हल्का है और तुम सीपीयू भारी लगा देते हो तो बेटा वो तो काम ही नहीं करेगा. तो इसलिए ज़रूरी है तुम्हारा सीपीयू, तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारी रैम एक इस मुनासबत से हो कि सब एक साथ अच्छे तरीके से काम कर सके. तमाम पुर्जे जो है एक दूसरे के साथ काम करने वाले हो, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया मदरबोर्ड तुमने हाई लगा दिया और सीपीयू तुमने जो है वो लो लगाया, तो क्या फ़ायदा हुआ इतने भारी मदरबोर्ड का. तुम्हारा मदरबोर्ड हल्का है और सीपीयू बहुत भारी है तो वो तो मदरबोर्ड उसको उठा ही नहीं सकेगा. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस विदाउट चेंजिंग. सबसे पहले बेटा अगर आप चाहते हो अपने सीपीयू की परफॉर्मेंस को अच्छा करना, बेहतर करना चाहते हो और तब्दील किए बगैर, तब्दील नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे. सबसे पहले आप कूलिंग फ़ैन जो होता है, कूलिंग फ़ैन जो होता है वो सीपीयू का चेंज करो, अच्छी क्वालिटी का लगाओ, रैम अच्छी लगाओ और एसएसडी इंस्टॉल करो इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क. आजकल वैसे भी जितने भी नए सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें एसएसडी ही इंस्टॉल हुई होती है. सो बेहतर यही है कि आप एसएसडी जो है उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि वजह क्या है, एसएसडी में डाटा जो होता है इट लोड्स क्विकली. ठीक है, जल्दी से डेटा लोड हो जाता है पर इसमें हार्ड डिस्क में टाइम लेता है. क्वेश्चन नंबर 7, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का अगर मुआवजा करो तो किस तरीके से आप बताओगे, यानी कि फ़ायदे और नुकसानात क्या है. सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स देख लेते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं बेटा, डॉट मैट्रिक्स होते हैं. ठीक है, जो कि डॉट 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 की शक्ल में अपना प्रिंट जो है वो पूरा करते हैं, इस तरीके से अपने प्रिंट को बनाते हैं. ठीक है, ये सस्ते होते हैं. ये कार्बन पेपर के थ्रू प्रिंट करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, इनकी क्वालिटी हल्की होती है. जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जब हम बात करें तो इनमें आता है एक तो इंकजेट आता है और दूसरा लेज़र आता है. हाई क्वालिटी होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं. ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा मुआवजा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 की बात. क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज़ ऊप. ऊप का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या है बेटा. ऊप जो है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मतलब जब हम इसकी बात करें तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होती है, ये ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है. यानी कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करो, जैसा गाड़ी हो गई, तालिब इल्म हो गए, और आप ये भी चाहते हो कि इनके कुछ फीचर्स हो, ये एक्शंस भी करें, तो फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो. कौन कौन सी है, सबसे कॉमन C++, पाइथन है और जावा है. ये तीनों जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप के नाम से मशहूर है. कहता है व्हाट इज़ प्रोटोकॉल इन कम्युनिकेशन. राब्ते में मतलब एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ राब्ता करता है तो उसमें प्रोटोकॉल्स का क्या काम है. क्वेश्चन है कि उसमें प्रोटोकॉल्स का क्या काम है. बहुत ही आसान सा इसका भी आंसर है कि प्रोटोकॉल जो होते हैं वो रूल्स होते हैं. वो क्या होते हैं, कवायद होते हैं, वो कानून होते हैं जो कि मदद करते हैं कंप्यूटर्स को आपस में राब्ता करने में. जब कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो प्रोटोकॉल्स, वो रूल्स होते हैं जिसके ऊपर वो कंप्यूटर आपस में राब्ता कर सकता है. जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि वेबसाइट के अंदर यूज़ होते हैं. हर दफ़ा जब हम वेबसाइट लिखते हैं तो वो वेबसाइट किसी वेब सर्वर से उठाई जाती है ना, तो वो कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर जो होता है उस वेब सर्वर से क्या करता है बेटा, राब्ता करता है.
और उस राब्ते के अंदर क्या आ रहा होता है, HTTP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो कम्युनिकेशन बॉर्ड्स, वो कहता है कम्युनिकेशन बॉर्ड्स बता दो, जिसमें सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स बॉर्ड। सिंप्लेक्स बॉर्ड एक ऐसा बॉर्ड है जिसमें आप एक तरफा कम्युनिकेशन कर सकते हो, यानी कि ये आप हो और आप सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। और जिसका एग्जांपल है टीवी की। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। जिस तरह आप हो और ये दूसरा शख्स है, आप अपनी बात कर रहे हो और वो अपनी बात कर रहा है, लेकिन एक वक्त में एक। ठीक है। बट वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक बात होगी, फिर दूसरा करेगा, फिर उसकी बात सुननी पड़ेगी। फुल डुप्लेक्स जो है ये टू वे एट द सेम टाइम होता है, जिसका फ़ोन कॉल। ठीक है। आप यहाँ से भी बात कर रहे होते हो, दूसरा भी बात कर रहा होता है, दोनों की एक वक्त में बात सुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज़, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ अ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट बिट क्या होता है और स्टॉप बिट क्या होता है बेटा। एक तो जब हम डिजिटल लेते हैं तो ये स्टार्ट बिट स्टॉप बिट का एक डायग्राम है, ग्राफ है, जो कि हमारे सामने आता है। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की जब हम बात करते हैं तो ये छोटे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। जो डेटा के शुरू और आखिर को जाहिर करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ये हमें बता दें कि डेटा जब शुरू हुआ था तो स्टॉप था, फिर स्टार्ट हो गया, फिर स्टॉप हो गया, फिर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आके लेट सपोज ख़त्म हो गया, तो ये स्टार्ट पे ख़त्म हुआ और स्टॉप से शुरू हुआ था। ठीक है। यानी कि ज़ीरो से शुरू हुआ था और वन पर आकर ख़त्म हुआ। तो ये कम्युनिकेशन जो होती है उसके बारे में हमें आगाही देता है कि कैसे शुरू हुई थी और कैसे ख़त्म हुई थी। किस तरह डेटा स्टार्ट्स एंड कैसे डेटा एंड हुआ सीरियल के अंदर, किस वक्त कम्युनिकेट करते हुए। मिसाल इसकी देख लो कि जब हम डेटा सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कैसे शुरू हुआ था और कैसे ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एनालॉग जो होता है उसके सिग्नल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर क्रस्ट होती है, ट्रफ होती है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है बेटा क्रस्ट होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है ये ट्रफ होता है। यूँ करके हम इसको शो करते हैं। स्मूथ होता है, कंटिन्यूस होता है, नॉन स्टॉप होता है। अगर आप भी देखो कि इट इज़ कंटिन्यूस, इट्स नॉट स्टॉपिंग। ठीक है। और इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो साउंड वेव्स की एग्जांपल है। फिर हम कहते हैं कि डिजिटल बॉड, डिजिटल की एग्जांपल देख लेते हैं। डिजिटल जो होता है वो ज़ीरोज़ और वन से शुरू होता है। कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी डेटा कम्युनिकेशन होती है, यानी कि अगर हार्ड डिस्क ने कोई बात करनी है रैम से, सो बेटा वो किस पे करेगा, वो ज़ीरो और वंस में करेगा। ठीक है। अगर सीपीयू ने कोई बात करनी है हार्ड डिस्क से, तो वो किस पे करेगा, ज़ीरो वंस में करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क है। ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो सेंड करती है डेटा कभी भी किसी वक्त भी स्टार्ट स्टॉप बिट्स की शक्ल में। ठीक है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंड एनी टाइम, ठीक है, टू एनी डिवाइस इन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, यानी कि इस तरीके से डेटा जो है वो सेंड होता है। ये डेटा सेंड होने का तरीका है किसमें, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। ठीक है। और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है बेटा, टेक्सटिंग। ये जो हम ये टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर नॉर्मल अपने मोबाइल के ज़रिए। उसके बाद सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आ जाता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में भी डेटा ही सेंड होता है, लेकिन किस शक्ल में होता है, ब्लॉक्स की शक्ल में होता है। ठीक है। किस शक्ल में होता है, ब्लॉक्स की शक्ल में होता है और टाइमिंग के साथ होता है। जिसकी कॉमन एग्जांपल क्या है बेटा, वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल्स में हमें एक बल्क ऑफ डेटा चाहिए होता है ताकि बफरिंग ना हो, इस वजह से वीडियो कॉल जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल होती है, क्योंकि मैंने बताया पूरा ब्लॉक चाहिए होता है सेंड करने के लिए डेटा। अच्छा, ये भी ऑन और ऑफ ही होता है। फिर दूसरा ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है। ये पहला ब्लॉक और फिर दूसरा ब्लॉक, फिर ऑन ऑफ होगा, ये भी ऑन ऑफ की शक्ल में, लेकिन किस तरह है, ब्लॉक की शक्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 विच इज पी टू पी नेटवर्क। इसकी कोई सी तीन प्रॉब्लम्स बताओ। सबसे पहले इसके अंदर कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, जिसका दिल करता है, यानी कि ये सिस्टम्स लगे हुए, ठीक है, ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, आपस में सारे के सारे कनेक्टेड है। ये वाला इस सिस्टम में देख सकता है, ये इस सिस्टम से देख सकता है, ये दोनों के सिस्टम से देख सकता है। तो इस वजह से कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। अब क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, इससे लेस सिक्योर है, सिक्योरिटी के मसले।
और इसको मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड होता है सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जब वो कनेक्ट हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है वो मोस्टली आपने देखा हुआ है स्कूल और ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। अगर हम कंपैरिजन के एज़ कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज इन स्कूल और ऑफिसेज, पी टू पी नेटवर्क जो है वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, दैट इज़ नॉट यूज इन स्कूल एज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। फिर है व्हाट डज एप्लीकेशन लेयर डू इन OSI मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आ रहे हैं पेपर में आ सकते हैं। OSI मॉडल जो है वो क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो OSI मॉडल में क्या करती है, इट हेल्प्स, वो हमारी मदद करती है यूज़र की, किस लिए, नेटवर्क के अंदर। जब हम नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी मदद करती है। मिसाल के तौर पे व्हेन यू सेंड एन ईमेल, जब हम ईमेल भेजते हैं या फिर हम ओपन करते हैं वेबसाइट, सो ये लेयर जो होती है उस वक्त काम करती है। मतलब इसका काम उसी वक्त होता है जब ये हमारी हमारी ऑप्शंस जो है हमारे सामने आती है। सो दिस इज़ इट, यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा सारे का सारा काम चैप्टर नंबर 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन से। और आपको कोई भी मसला हो ज़रूर पूछिए।